जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज जैसे आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, जो हमको बताएंगे पाकिस्तान के जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है गिलगित बाल्टिस्तान में, पीओके में तो ज्यादा नहीं, बट गिलगित बाल्टिस्तान एरिया के अंदर काफी जोर से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आवाजें उठ रही हैं स्टेट के अगेंस्ट में। और बड़ी अजीब अजीब चीजें हो रही हैं जो आज तक हमने देखी नहीं। आइए समझते हैं उसमें हो क्या रहा है उस जगह के अंदर, और उसका क्या इंपॉर्टेंस है भारत के लिए, और भारत को उसके अंदर क्या करना चाहिए। पहले तो सर नमस्कार, वेलकम टू द शो। आप आए सर, नमस्कार बड़ा जी। अच्छा लगा। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। सर सबसे पहले ये बताइए हो क्या रहा है सर यहाँ पर इतनी जोर से। हमने प्रोटेस्ट पहले भी देखे हैं, बट इस स्केल के नहीं देखे सर। ये क्या हो रहा है सडनली, क्यों स्टार्ट देखें हुए और जी, क्या बात है। अभी जो आपने कहा ना कि गिलगित बल्तिस्तान में ज्यादा हो रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि पीओजेके में भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान से ज्यादा तवातर के साथ, कंटिन्यूटी के साथ पीओजेके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभी 31 अगस्त को पूरे पीओजेके में जनरल स्ट्राइक थी। इसी तरह 5 सितंबर को जो है वो पुंछ में और मीरपुर डिवीजन जो है, 3 डिवीजन है पीओजेके के, मीरपुर, पुंछ और मुजफ्फराबाद। तो पुंछ और मीरपुर डिवीजन में जनरल स्ट्राइक हुई। इसके अलावा आज भी हजीरा में प्रोटेस्ट इस वक्त हो रहा है जब मैं आपसे बात कर। तो ये नहीं है कि पीओजेके में कम हो रहा है और गिलगित बल्तिस्तान में ज्यादा हो रहा है। हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं। और जो गिलगित बल्तिस्तान का है वहां पे जो है वो कई सालों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लोड शेडिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जो यूनाइटेड नेशन ने हमें एज ऑक्युपाइड टेरिटरी जो सब्सिडीज पाकिस्तान को कहा हुआ है कि हमें दे, मोर देन 55 आइटम्स पे, उसमें आटे की हमारी जो सब्सिडी थी वो खत्म कर दी है। और आटे की शदीद किल्लत है पीओजेके में भी और गिलगित बल्तिस्तान में भी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि डेवलपमेंट फंड्स जो है वो साइफन ऑफ हो जाते हैं। पाकिस्तान आर्मी ज़ाहिर है कंट्रोल करती है दोनों इलाकों को। तो वो इस वक्त पीओजेके की सूरत हाल ये है कि कल जो है वो लोकल बॉडीज के जो काउंसलर्स होते हैं उन्होंने ऐलान किया है कि 27 नवंबर को वो मुजफ्फराबाद में धरना देंगे। और इसी तरह 10 अक्टूबर को जो है वो उन्होंने कहा है कि 10 अक्टूबर को रावला कोर्ट में। और ये मैं आपको डेट्स एग्जैक्ट जो है वो मैं दे देता हूँ। ये इन्होंने 10 अक्टूबर को रावला कोर्ट में कन्वेंशन करेंगे, 15 अक्टूबर को मीरपुर में, और तीसरा 20 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद में ये कन्वेंशन करेंगे। और फिर 27 नवंबर को ये धरना देने जा रहे हैं। हुआ ये है कि आफ्टर 31 ईयर्स पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो है इसमें लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए। वो करवाए थे तनवीर इलियास ने, जो प्राइम मिनिस्टर थे। और पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि किसी भी बहाने से पीओजेके के लोगों को एम्पावर किया जाए। अब जब लोकल बॉडीज के आप इलेक्शन करवाते हैं तो उसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि ग्रास रूट लेवल तक आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे लोग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में। और नंबर दो ये है कि जो डेवलपमेंट फंड्स मेंबर ऑफ पीओजे के असेंबली को मिलते थे वो अब मिलेंगे लोकल काउंसलर्स को। तो वो जो करप्शन का रास्ता था जिससे ये मेंबर ऑफ पीओजे के असेंबली करप्शन करते थे और कंट्रोल होता था उनका फाइनेंस पे, वो कंट्रोल भी उनके हाथ से जाएगा। तो इसलिए अभी तक डेवलपमेंट फंड्स जो है वो ट्रांसफर नहीं किए जा रहे लोकल काउंसलर्स को। और लोग जो है वो उसमें बड़े परेशान हैं। अब इसके साथ साथ तनवीर इलियास जो है वो प्रो पाकिस्तानी है ऑफ कोर्स, लेकिन उसने सऊदी अरब से मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एजुकेशन प्रोजेक्ट जो है वो पास करवा लिया। उसको पाकिस्तान ने इंजीनियर करके तो सुप्रीम कोर्ट से उसके खिलाफ स्टे ले लिया। कैन यू बिलीव इट?
और उसके ऊपर तनवीर इलियास ने तकरीर की और उन्होंने कहा कि जी देखें, मैंने एजुकेशन प्रोजेक्ट जो है गालबन $250 मिलियन का सऊदी अरेबिया से लिया है, ताकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है उसको मॉडर्नाइज किया जा सके, और सुप्रीम कोर्ट उसके रास्ते में रुकावट बना रही है। इस बात पर उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिया, क्योंकि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए उसको नहीं हटा सकते थे, उसकी मेजोरिटी थी। तो इस तरह की चालाकियां करके ये पीओजेके की तरक्की को जो है वो रोक रहे हैं, और कोई कोशिश करता है तो वो विक्टिमाइज होता है, उसको विक्टिमाइज करते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। तो गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो एक सूरत हाल जो है वो ये है कि वहां पे शिया जो है वो उनकी मेजोरिटी थी। जब पाकिस्तान ने कब्जा किया तो 80% शिया थे। आज वो जो है वैसिलेट करते हैं बिटवीन 45 to 52% शिया जो है, क्योंकि इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से इतना सुन्नी वहां पे बसा दिया है ओवर द पीरियड ऑफ 77 ईयर्स कि वो डेमोग्राफी चेंज कर दी, और इल्जाम लगाते हैं इंडिया पे कि जी इंडिया कश्मीर में 370 खत्म करके डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। भाई आपने यहाँ पे खुद की है डेमोग्राफी चेंज सारी, और पीओजेके की भी की है। तो अब ये है कि इन्होंने 8 अगस्त को पाकिस्तान की सेनेट ने एक बिल पास किया था, ब्लास्फेमी लॉ को एक्सटेंड किया था। पहले तो ये था कि अगर कोई हजरत मोहम्मद के खिलाफ बात करेगा या कुरान के खिलाफ बात करेगा तो वो ब्लास्फेमी के दायरे में आ जाएगा। जी। अब इन्होंने ये किया है कि जो कंपेनियंस है मोहम्मद साहब के, प्रॉफिट मोहम्मद के, या जो उनकी बीवियां हैं, उनके बारे में भी कोई अगर डेरोगेटरी स्टेटमेंट देगा तो उसको 10 साल की सजा दी जाएगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि यहाँ पे डिस्प्यूट है कि कौन से जेन्युइन कंपेनियंस थे, कौन से अपॉर्चुनिस्ट कंपेनियंस थे प्रॉफिट के। उसमें शिया जो है वो अबू सुफियान को और यजीद को नहीं समझते कि वो जेन्युइन कंपेनियंस थे, और वो समझते हैं कि इमाम हुसैन को और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को जो है विक्टिमाइज करने में उनका बड़ा रोल रहा है, उनको कत्ल किया है, सारा कुछ किया है। इसके ऊपर फिर वहां पे वावेला हो गया, और वो गवर्नमेंट तो चाहती ही है। देखिए ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो अगर किसी चीज से डरती है तो वो इस बात से इंतहाई खौफजदा है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग पोलिटिसाइज हों। ये बात बहुत जरूरी है समझना। वो बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे लोग पोलिटिसाइज हों। अब जब आप महंगाई के खिलाफ मुजाहरा करते हैं, लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा करते हैं, आटे की किल्लत के खिलाफ मुजाहरा करते हैं, या जैसा कि आप बिजली के बिलों के ऊपर जो इजाफी टैक्सेस लगे हैं उसके खिलाफ मुजाहरा करते हैं, तो लामहला मुजाहरों में जो लोग तकरीरें करते हैं वो फिर एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये महंगाई क्यों है, ये हमारे आटे की कमी क्यों है, ये बिजली जो है सारी पीओजेके से पैदा हो रही है, 4 रुपए की हमसे खरीद के हमें 53 रुपीज पर यूनिट ये बेच रहे हैं, ये लूट मार हो रही है। तो वो वहां फिर हम्म। पोलिटिसाइज होना शुरू हो जाती है। फिर अवाम जो है पाकिस्तान की जो ऑक्यूपेशन की लेजिटिमेसी है उसको क्वेश्चन करते हैं। तो ये फिर एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है, और वो जो रिबेलियन है वो स्नोबॉल इफेक्ट करते करते वो रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट हर वो काम करेगी इसको सैबोटाज करने के लिए, पब्लिक डिसेंट को सैबोटाज करने के लिए, पब्लिक अपराइजिंग को, पब्लिक पॉलिटिकल मूवमेंट को, जो उनको कॉन्शियसनेस देती है, अपने होने का इदराक देती है, अपनी गुलामी के हवाले से उनको बाशऊर करती है, उसको सैबोटाज करने के लिए फिर मजहब को लेके आते हैं। अब यहाँ पे पीओजेके और जो गिलगित बल्तिस्तान है, दोनों जगह पे मजहब कार्ड खेला जा रहा है, लेकिन आप देखें कि दोनों जगह पे किस चलाकी से खेला जा रहा है। मिसाल के तौर पे हम्म। पहले ले लेते हैं हम पीओजेके। पीओजेके में इन्होंने कादियानियों को टारगेट किया और कहा कि यहाँ पे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंसें इन्होंने की है। पूरा पहला जो वीक गुजरा है सितंबर का,
वो इन्होंने इन कॉन्फ्रेंसों में गुजारा है कल तक, ठीक है ना। और उसमें आप मुझे ये बताएं, जिस जहां पे पीओजेके में तो 99% से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं, जी। तो वहां पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फाइनलिटी को क्या खतरा पैदा हो गया कि आप वहां कॉन्फ्रेंसें करके ये कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि या तो फिर ये है कि सारे काफिर हो गए पीओजेके में, या फिर ये है कि आप इस के बहाने से किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके, जैसे हिटलर ने जूस को टारगेट किया, आप कादियानियों को टारगेट करके पीओजेके में लोगों के गुस्से को एक एक कम्युनिटी की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। जैसे इन्होंने 1990 में वादी में किया कश्मीरी पंडितों के खिलाफ, उनको टारगेट किया कि ये हिंदू हैं तो इनकी वजह से ये है, तो हम गुलाम हैं, तो फलाना है, तो ढमकाना है। और वो एक उन्होंने पूरी जो एक सोशल जस्टिस की मूवमेंट है, उसको इन्होंने वहां पे कम्युनल बुनियादों पे उसका उसको बर्बाद किया वादी में। तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो कादियानियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और कादियानियों के खिलाफ कि जी कोई कादियानियों को अल्टीमेटम है कि वो मुसलमान हो जाएं। इस अब इन्होंने जो दूसरा किया वो गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने किया कि वहां पे शिया सुन्नी फसाद कराओ किसी तरीके से, लेकिन उसमें ये कामयाब नहीं हो रहे। उसका उल्टा नतीजा ये निकला कि शिया लोगों ने लाखों, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ शिया जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किए, और उन्होंने कहा कि कारगिल का रास्ता खोलो, जी। क्योंकि वो कारगिल के पार भी तो शिया ही रहते हैं, और वो जो शिया हैं उनके साथ इनके रिलीजियस, कल्चरल और फैमिली टाइज हैं। तो अब ये सूरत हाल इस वक्त है कि पाकिस्तान की कोशिश है कि मजहबी बुनियादों पे जो है वो फसाद करवाया जाए पीओजेके में भी और गिलगित बल्तिस्तान में भी, लेकिन इसमें ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी लोग ये चीजें समझते हैं। ये सिर्फ मैं कोई बहुत ज्यादा चालाक आदमी नहीं हूं या बहुत होशियार नहीं हूं कि मैं ये देख सकता हूं कि पाकिस्तान क्या साजिश कर रहा है, और खुदा न खास्ता जो हमारे पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वो कुछ स्टूपिड है, वो इन चीजों को नहीं समझते। वो मुझसे ज्यादा इन चीजों को समझते हैं, क्योंकि वो भुगत रहे हैं, उनके साथ हम्म। हो रहा है ये। तो अब इसमें सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में जो एक पहले ये तस्वर था कि जी ये प्रो पाकिस्तान है और ये इस तरह से, वो खत्म हो गया। आज आप पाकिस्तान के हक में कोई तकरीर नहीं कर सकते जाके पीओजेके में, आप तकरीर नहीं कर सकते, लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, हालांकि पाकिस्तान का सहूलतकार है, उसको भी कहना पड़ रहा है पाकिस्तान को कि जी हमें बिजली सस्ती करके दें, हमें बिजली सस्ती, क्योंकि प्रेशर इतना है नीचे से, और ये हम्म। प्रेशर कम नहीं होगा, ये प्रेशर अब कम नहीं होगा। जी। सर लेकिन ये इससे फायदा क्या होगा मेरे को, आई मीन मेरे को जो कर रहे हैं किससे? चीज मेरे को समझ में आया, किस ये चीज जो से? ये आग लगानी वहां पर पीओजेके और गिलगित बाल्टिस्तान में, पाकिस्तानी स्टेट को क्या फायदा मिलेगा इसमें से? क्या उनको जो कुछ मैं दिख आपको रहा था बता वहां रहा पर हूँ, ताकि वो। पाकिस्तानी स्टेट को ये फायदा मिलेगा कि जो पोलिटिसाइजेशन हो रही है, जो वहां पे लोकल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जो लोग पोलिटिसाइज हो रहे हैं, जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं हम्म। पाकिस्तान की हुक्मरानी को, वो उसको सैबोटाज कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं ना, 1946 में शोलापुर में बगावत होती है, उससे पहले हमारा इतिहास भरा हुआ है। भगत सिंह को भी से भी पीछे गदर पार्टी से लेके तो श्री हम्म। चंद्र सुभाष बोस की इंडियन नेशनल आर्मी तक कितना मार रहे थे हम अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने क्या किया? हिंदू मुस्लिम फसाद करवाया, नहीं करवाया? उसका फायदा किसको हुआ? उसका फायदा 2024 तक मगरब ने उठाया, क्योंकि हिंदुस्तान के टुकड़े किए। और वो जो एक काउंटर रेवोल्यूशन ही क्या लें उसको, वो जो काउंटर रेवोल्यूशन हुआ इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियस अनार्की और रिलीजियस रॉयट्स जो हुए, वो अंग्रेजों ने इंजीनियर किए थे। तो उससे निकलते निकलते आप देखें कि, अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल G20 की देता हूं कि अब आप देखें कि G20 में
पहली दफा मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनके नाम प्लेट के आगे इंडिया नहीं भारत लिखा हुआ था। कितना सफर हमने, कितना लंबा सफर तय किया है, खुद आगाही का, सेल्फ अवेयरनेस का, कि आज ताजमहल का हमने वहां पे लोगो नहीं लगाया, हमने अपने मंदिरों के लोगो लगाए, अपनी कल्चरल हेरिटेज को हमने ओन करना शुरू कर दिया। ये कोई छोटी बात है? लेकिन आप ये देखें कि इसमें हमें लगे कितने साल, 77 साल लगे। क्यों? क्योंकि वो जो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को कम्युनल वायलेंस के खूनी समुद्र में होते जो दिए, जो डुबोया, वो उसमें हम गोता खाते रहे। कभी जी। कश्मीर में गोता खाते रहे, कभी बंगाल में खाते रहे, कभी आसाम में खाते रहे, कभी कहीं खाते रहे। तो अब हम सेल्फ अवेयर हो रहे हैं, और वो सेल्फ अवेयरनेस जो है वो एक प्लेजेंट शॉक की शक्ल में हम उसको रिसीव कर रहे हैं। हर शख्स कह रहा है, ओए यार देखो, ओ मोदी ने ये कर दिया, हिंदुस्तान का ये हो गया, पूरी दुनिया का विश्व गुरु बन गया, लोग हिंदुस्तान आ रहे हैं, चंद्रयान पे हम पहुंच गए, हम फलाना पहुंच गए, हम ये पहुंच गए। ये एक प्लेजेंट शॉक शॉक है, ठीक है ना? तो अब यही वो कर रहे हैं पीओजेके में, कि ये लोग बजाय इसके कि ओपनली तिरंगा लेके बाहर निकल आए, ओपनली ये नारे लगाना शुरू कर दें भारत माता की जय, इन सालों को डुबो खून में, इनको लड़ाओ हम्म। मजहब की बुनियाद पे। हम्म। पाकिस्तान हम्म। तो बनाए कादियानियों ने, आप तारीख उठा के देखें, जो कादियानी थे उन्हीं को तो आगे, मैं नाम नहीं अब लेना चाहता कि फिर वो एक कंट्रोवर्शियल बात बन जाएगी, फिर लोग बजाय असल चीज को फोकस करने के कहेंगे कि डॉक्टर साहब जो है कम्युनलिज्म तो खुद कर रहे हैं। लेकिन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान की जो तहरीक थी, उसका जो सबसे हरावल दस्ता था वो तो कादियानी थे। आप देखिए, पहला आपका जो मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर कादियानी आपका बनता है, ठीक है? फिर ये है कि मैंने वो कादियानियों की मस्जिद देखी है जो लंदन में है, जहां पे उस वक्त के जो कादियानियों के रूहानी पेशवा थे, इमाम थे, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को बुला के बिठा के वहां नमाज पढ़ा के उनको कहा कि वापस जाओ और लीड करो। अब छोड़े ये तारीख की बातें, मैं इसमें ज्यादा हम्म। जो है वो घुसना नहीं चाहता। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप अब कादियानियों को पहले आपने पार्लियामेंट के जरिए उनको फारिग किया कि जी ये काफर है, यानी दुनिया में, मतलब मैं हैरान हूं, यूनाइटेड नेशन इस चीज को नहीं समझ रही कि आपने ऑफिशियली एक कंट्री ने अपनी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई है कि कादियानी जो है दे हैव नो स्टेक इन पाकिस्तान, दिस हम्म। कम्युनिटी विल नॉट बी गिवन एनी सीनियर पोजीशन इन गवर्नमेंट और इन द मिलिट्री सर्विसेज और वट एवर। आप उनका कल्चरल जेनोसाइड कर रहे हैं, उनकी मसाजिद तोड़ते हैं, उनकी किताबों को आग लगाते हैं। ये नजर नहीं आ रहा यूनाइटेड नेशन को? तो कहने का मकसद ये कि ये सारा एक प्लान के तहत होता है। जैसे आपके जो है वो मैंने बताया ना कि अभी जैसे वहां पे इन्होंने कश्मीरी पंडितों का किया, जैसे ये जरा सी बात हो, इनकी कितनी कोशिश है कि किसी तरीके से हिंदुस्तान में कम्युनल राइट कराए जाए, कहीं हो जाए, कहीं भले कहीं हो जाए, मणिपुर में हो जाए, केरला में हो जाए, कहीं हो जाए। इनकी बड़ी कोशिश है, आईएसआई लगी हुई है कि कहीं ना कहीं जो है खालिस्तान का पंजाब में करा दो, कहीं करा दो, ताकि ये थ्योरी कायम रहे, टू नेशन थ्योरी के, हिंदुओं के साथ कोई रह नहीं सकता, विच इज हम्म। फेक, बकवास है ये। बात तो आज देखने वाली ये है कि मुसलमानों के साथ कोई नहीं रहने के लिए तैयार, ठीक है ना? यूरोप में बड़े हेट्रेड बहुत पाई प्रॉब्लम। जाती है यहाँ पे मुसलमानों के बारे में, खास तौर पे पाकिस्तानी मुसलमानों के बारे बहुत में। प्रॉब्लम्स वो है अभी, उनको हाँ। बिल्कुल यहाँ पसंद नहीं करते, कहते हैं इनको बंद करें, इनको वीजा देने बंद करें। अभी आप देखिए पीआईए की तमाम परवाजें यूके और यूरोप में बैन हो गई हैं, एक हफ्ता पहले उन्होंने बैन कर दी। वो जो भी बहाना उन्होंने किया बैन करने का, लेकिन उन्होंने वो इमिग्रेशन जो पाकिस्तान की आ रही है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल चल रही है। सर लेकिन जो
जो जो लोग दिख रहे हैं सर इस बारी, जो आपको फोटोग्राफ्स वीडियोस दिख रही हैं, मतलब बोलते हैं ना एक समुंदर है लोगों का। अ, जो क्वांटिटी में लोग बाहर निकले हैं उसका मतलब है कि जो एक फीलिंग है एलियनेशन की पाकिस्तान के कश्मीर एरिया में और गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया के अंदर, वो काफी स्ट्रांग है। उसको सर आप कैसे रिलेट करेंगे, जैसे अभी ये चित्राल में जो एक इतना बड़ा सा अटैक हुआ है सर टीटीपी का, काफी लोग बोलते हैं कि वो अब ये अटैक नहीं है, ये ऑक्यूपेशन टाइप है, ये चाइना के ऊपर अटैक है, ये सीपीईसी के ऊपर अटैक है। ये जो अभी खिचड़ी बन रही है उस रीजन के अंदर, एक तरफ तो लोग अपनी अपनी राइट्स के लिए मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ वहां पर ये जो तालिबान वाले हिट कर रहे हैं। क्या 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 बनता है सर, लोग क्या बोलते हैं इन चीजों के बारे में वहां पर? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गई है, जाहिर है। लाखों की तादाद में, मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा है कि लाखों की तादाद में जो है वो स्कर्दू में लोग निकले हैं और जगहों पे निकले हैं, और ओपनली ये नारे लग रहे हैं कि हम कारगिल जाएंगे, कारगिल का रास्ता खोलो। जहां तक ये चित्राल वाला वाकया है, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि ये जो है री इसको मैं कहता हूं कि रीगेनिंग ऑक्युपाइड टेरिटरी। यानी अगर आप इतिहास को के पन्ने देख खोलें तो आपको याद हो आ जाएगा, और सामने भी आ जाएगा कि ब्रिटिश जो इंडिया था उसका जो बाउंड्री कमीशन था, और जो अफगानिस्तान के उस वक्त के किंग थे, उनके दरमियान जो है वो ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान एक बॉर्डर तय हुआ था कि ये हमारी बाउंड्री है। ठीक है। उस एग्रीमेंट को कहते हैं ड्यूरेट लाइन एग्रीमेंट। जी। अब वो जो ड्यूरेट लाइन एग्रीमेंट है, ये हुआ था 1893 में। ठीक है। अब 1893 में जब ये हुआ तो ये उस वक्त तय हुआ था कि 100 साल के बाद इसको रिव्यू किया जाएगा। वो 100 साल पूरे होते हैं 1993 में। अब 1993 में तो इसको रिव्यू नहीं किया गया। हम्म। ठीक है ना। तो जब रिव्यू नहीं किया गया तो ये खत्म हो गया। अच्छा, अब एक और चीज देखें कि 1947 में अकॉर्डिंग टू इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ब्रिटिश इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स के साथ जितने भी एग्रीमेंट्स थे और बाउंड्री के एग्रीमेंट्स, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। अगर वो खत्म ना होते तो 500 से ज्यादा जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया की कैसे कैसे बनाते। तो वो अब मसला ये है कि अफगान जो है वो ड्यूरल लाइन को नहीं मानते। वो कहते हैं कि अटक तक का जितना इलाका है, हमारा। ये सारा इलाका जो है ये अफगानिस्तान का हिस्सा है। ठीक है। अब पाकिस्तान उसको जो मर्जी करे कि जी ये दहशतगर्द हैं, तो ये हैं, तो ये वो हैं, तो ये शरिया लाना चाहते हैं, तो ये फलाना लाना चाहते हैं, जो मर्जी कहते रहे। जो देखें, एक डॉक्टर है ना, ठीक है ना, उसके पास एक पेशेंट आता है, तो लोग कोई जो नहीं समझता मेडिकल, गांव के लोग, कोई कहेगा जी इसको आसेब हो गया, कोई कहेगा इसको जिन हो गया, कोई कहेगा जी इसको साया है। लेकिन डॉक्टर के पास लाएंगे, डॉक्टर ब्लड टेस्ट करेगा, डॉक्टर हिस्टोग्राफिकल टेस्ट करेगा, बायोप्सी करेगा, ये करेगा वो करेगा, उसके बाद डॉक्टर आके बोल देगा कि भाई इसको तो टाइफाइड है, ये जी। दवाई दो टाइफाइड की, तो ये ठीक हो जाएगा। इसी तरह जो दुनिया के जो ये इश्यूज हैं, इनको भी पीछे जाके देखना पड़ता है। पीछे जैसे कैमरा है ना, तो इसके पीछे जाके देखना पड़ता है कि इसकी ये है क्या, इसका डायसेक्शन करें आप। तो उसमें उनका जो मेन मुतालबा है वो ये है कि पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से अपनी फौजें और अपना जुरिस्डिक्शन निकाले, क्योंकि ये पाकिस्तान के इलाके हैं ही नहीं, ये अफगानिस्तान के इलाके हैं। तो यही एक बुनियादी वजह है जिसके ऊपर तालिबान जो पाकिस्तान में बनाए गए, जब अफगानिस्तान पे कब्जा करते हैं तो आज उनके और पाकिस्तान के दरमियान जो है ताल्लुकात इतने खराब हैं कि जंगें हो रही हैं बॉर्डर पे। मतलब है, जंग क्या होती है, ये जंग ही है ना, कि आप उधर से वो अफगान फायरिंग कर रहे हैं, इधर से ये कर रहे हैं, उनके भी मर रहे हैं, इनके भी मर रहे हैं, ये जंग ही है।
आप इसको कहें जी बॉर्डर स्क्रिमिशेस, वो आप जो मर्जी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें, है तो जंग। तो अब वो चित्राल में घुसे हैं और अभी भी उनका कुछ इलाकों पे, चित्राल में जो पहाड़ी इलाके हैं वहां कब्जा है। पाकिस्तान आर्मी नहीं जी। घुस सकती अभी। पाकिस्तान आर्मी 13 लोकल लोग हैं जो लीडर्स हैं लोकल इनके, उनके जरिए वहां असला पहुंचा रही है प्राइवेट गाड़ियों में छुपा के, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का ट्रक नहीं जा सकता, क्योंकि तालिबान पहाड़ों पे बैठे हैं। पाकिस्तान आर्मी का कॉन्वॉय नहीं जा सकता, ये सादा कपड़ों में जा रहे हैं वहां मुसाफिर बन के। अच्छा। तो हाँ जी, और अभी भी जंग हो रही है एज वी स्पीक, और मक्खियों की तरह वो इनके पाकिस्तानी फौजियों को मार रहे हैं। यही बलूचिस्तान में वो हो रहा है इनके साथ। तो ये जो मसला है चित्राल का, ये मसला बुनियादी तौर पर टीटीपी की और पाकिस्तान आर्मी की जो लड़ाई है, ये टेरिटोरियल गेम्स की लड़ाई है, समझ रहे हैं ना। हम्म। ये हम्म। ये अफगानिस्तान के अंदर केपीके को शामिल करने की लड़ाई है, और ये लड़ाई खत्म नहीं होगी अब। जी। सर क्योंकि ये हर जगह से पाकिस्तान की तरफ एक एक हिट आ रही है, और क्या ये एक 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 बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी को यूज किया जा रहा है कि पाकिस्तान अभी इस टाइम पे बड़ा वीक है, सो जो जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो सब खड़ी हो रही हैं कि यार यही टाइम है कुछ करने का साहब, एक बार ये अभी सबसे वीकेस्ट पॉइंट पे हैं, पॉलिटिकल भी इनकी हालत खराब ही है, इमरान खान को उठा के फेंका हुआ है, ये है वो है। तो ये एक एक अपॉर्चुनिस्टिक मूवमेंट है कि आपको लगता है ये काफी टाइम से प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ी जा रहा है और अब वो बस एक टाइम ऐसा आ गया है कि हवा निकलने वाली है उसकी? दोनों तरफ से किस चीज पे आपका जरा फेवर रहता है सर? जाहिर है जब इकोनॉमीज खराब होती हैं तो फिर झगड़े तो पड़ते हैं, क्योंकि खास तौर पर जब आप एक मल्टी नेशनल मल्टी एथनिक कंट्री हो, आप चाइना की तरह ना हो जहाँ पे 98% खान है, हम्म। तो फिर ये मसाइल तो जन्म लेते हैं। इसकी मिसाल हमारे सामने सोवियत यूनियन है। सोवियत यूनियन में जो सेंट्रल एशियन रियासतें थी वो रूसी थोड़ी थे, वो डिफरेंट जी। एथनिक ग्रुप थे, डिफरेंट नेशंस थी, जो एक वॉलंटरी एग्रीमेंट के तहत 1920 में, और उसके बाद जो है धीरे धीरे वो जुड़ती गई, सोवियत यूनियन बन फैलता गया। लेकिन जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आया सोवियत यूनियन का, तो वो फिर ट्रांसलेट हुआ कि भाई हमारा हिस्सा कितना है तो तुम्हारा हिस्सा कितना है, तो हमारे वसाइल तुम खा रहे हो, तो ये कर रहे हो, तो वो कर रहे हो, और वो डिजेनरेट हुआ सोवियत यूनियन। तो सबसे पहले वहां पे नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल शुरू हुई, जिसने एक तरफ तो सोशलिज्म के या कम्युनिज्म के इस दावे की कलई खोल दी कि सोशलिज्म जो है वो नेशनल क्वेश्चन को खत्म कर देता है, नेशनल क्वेश्चन को रिजॉल्व कर देता है। वो तो नहीं हुआ रिजॉल्व। वो तो सबसे पहली जो चीज सोवियत यूनियन के 1990 के बाद सामने आई वो नेशनलिज्म ही था, और सब हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है। तो अब मतलब क्लास स्ट्रगल को आपने सामने रखा ना कि जी क्लास स्ट्रगल इज द primary contradiction of any given society, and once class contradiction is resolved, then all other contradictions of a given geographical entity will be resolved accordingly. तो वो तो नहीं हुआ। आपने तो क्लास वहां खत्म कर दी कागजों में भी और जैसे भी। तो उसके बाद जैसे ही आपने ढक्कन उठाया तो सबसे पहले नेशनलिज्म ने बात सर निकाल के देखा कि हाँ भाई मैं तो उज़्बेक हूँ, मैं तो अजरबैजानी हूँ, मैं तो जॉर्जियन हूँ, समझे कि नहीं। तो वो तो आपने क्लास स्ट्रगल का वो ढक्कन तो में बंद तो कर दिया जबरदस्ती, लेकिन वो खत्म तो नहीं हुआ। यू कुड नॉट कुक इट इनटू अ यूनिफॉर्म ब्रॉथ, है ना। तो इसी तरह से पाकिस्तान है, पाकिस्तान में मुख्तलिफ कौमें को इकट्ठा करके एक जाली आर्टिफिशियल रियासत कायम की गई इंडिया का एक्सक्यूज मी रास्ता रोकने के लिए, जो इंडिया का सेंट्रल एशिया की तरफ रास्ता था उसको रोकने के लिए। तो और एक ऐसा बफर स्टेट बनाने के चक्कर में जिसको वेस्ट यूज कर सके जब जरूरत हो इंडिया के खिलाफ। तो वो वक्त अब चला गया है, उसकी फिजिबिलिटी खत्म हो गई है। अब आपको आप क्या देखें कि अभी जो ये G20 में तय हुआ है कि ये सऊदी अरेबिया के डेजर्ट से हाइफा हम्म। पोर्ट तक जो है बनेगी सड़क, तो ये
क्या, कहाँ दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी भाई, कहाँ से कहाँ चलेगी। चाइना मिडिल ईस्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है थ्रू सी पैक, थ्रू ग्वादर। वहां जंग इतनी बलोच लड़ रहे हैं कि वो उसका प्रोजेक्ट ही कामयाब नहीं हो रहा, और यहाँ हमने अपना रास्ता निकाल लिया। तो आप आज की दुनिया में आप नहीं ऐसी साजिशें कर सकते एक दूसरे के खिलाफ। इसीलिए जो G20 पे मोदी जी का पैगाम था वो ये था कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है हमारा आपस का, इंटरनेशनल ट्रस्ट डेफिसिट, इसको दूर किया जाए थ्रू कोऑपरेशन, थ्रू म्यूचुअल निगोशिएशंस, अंडरस्टैंडिंग। और फिर ये चाइना का तो डेट ट्रैप है सारा किस्सा, सारा डेट ट्रैप पे चल रहा है ना, डेट में फंसाओ और उनकी रिसोर्सेज पे कब्जा कर लो। तो मोदी जी, जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा ये उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता, ये प्रोजेक्ट जो नया बन रहा है, ये जो मिडिल ईस्ट का रूट बना रहे हैं, इस पे 10 साल लगेंगे, और सारी जो रेलवे है डेजर्ट्स में वो इंडिया बनाएगा। ये उस वक्त तक कामयाब नहीं होगा जब तक विन विन सिचुएशन ना हो, कि इस पटड़ी के बिछाने से जो वहां के लोकल हैं, सऊदीज हैं, या जो भी कंट्री से ये गुजरेगा, उनको फायदा ना हो। उस वक्त तक इसका कोई फायदा नहीं है। फिर आपने चाइना, तो पहले तो चाइना ही घुसा है ना, माओजे तुंग के जमाने से अफ्रीका में चाइना घुसा हुआ है, अंगोला में, कॉन्गो में, साउथ अफ्रीका में, हर जगह चाइनीज प्रो माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टियां जो हैं वो रही हैं, और उन्होंने वहां पे जंगें भी लड़ी हैं, सारा कुछ किया, चाइना का जी, इन्फ्लुएंस था। और जी, उसके बाद भी चाइना का इन्फ्लुएंस है, हर एक कंट्री को उन्होंने कर्जा दे के फंसाया, जिबूती से लेके कहां से कहां तक। और उनकी जमीनों को यूज किया है अनाज उगाने के लिए, ताकि वो जो पॉपुलेशन बैक होम है चाइना में, उसको वो खाना खिला सके। तो एक सेल्फिश मोटिव था ना उनका थ्रू आउट, जी। यानी सूद कमाना, इंटरेस्ट पे पैसा कमाना, उनकी जमीनों पे अनाज उगा के अपने चीनियों को खिलाना। तो मोदी जी ने क्या किया, आपको पता है, जब मोदी जी आप साउथ अफ्रीका और अफ्रीका के टूर पे गए थे, तो वहां पे उन्होंने क्या कहा मोदी जी को, पता है आपको? उन्होंने कहा कि मोदी जी, पहले तो आशीर्वाद लिया उन्होंने, फिर उन्होंने कहा आप बड़े बड़े लोगों के साथ बैठते हैं, यानी G20 और इधर उधर, आप बड़े बड़े मुल्क देशों के साथ बैठते हैं, आप हमारा मुकदमा लड़े उनके सामने, ये उन्होंने बोला, एंड आई कैन प्रूव दैट। तो उन्होंने क्या किया, G20 को G21 बना दिया। यानी कहने को तो अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाया G20 का, लेकिन आप ये सोचें कि अफ्रीकन यूनियन इज अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ, इज अ यूनियन ऑफ 55 अफ्रीकन कंट्रीज। जी, तो और कहा कि मोदी जी ने कि जैसे हमने 10 करोड़ लोगों को गुर्बत में से निकाला है इंडिया में, अब हम अफ्रीका को भी गुर्बत में से निकालेंगे। तो वो क्या है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये है। ये सारा कुछ जो है ये क्या है, इसको अमेलगमेट कर लेना, इसको ऐसे जैसे वो चपाती बनाने से पहले पेड़ा बनाते हैं, ऐसे 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 हम्म, ऐसे, हम्म, इसको पेड़ा बनाए, इसका पेड़ा बनाए। तो ये क्या है पेड़ा, ये पेड़ा कहाँ से आया, पेड़ा तो गंदम से आया, ठीक है ना, गेहूं से आया। जी, लेकिन ये जो पेड़ा हमने G20 में दिया है, ये सनातन धर्म से आया है। एक एक चीज, अगर 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 देखो जी, अगर तो आपने बायस होना है ना कि हिंदू है ही गलत, हिंदू है ही खराब, सवाए इस्लाम के दुनिया में कुछ नहीं है, वो आई कांट हेल्प यू विद दैट। बट इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इनटू अ साइंटिफिक बीइंग, अ सोशल साइंटिस्ट, अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, फिर उसकी मेथोडोलॉजीज कुछ और है। फिर आप देखें तो आपको एक एक चीज में, G20 को ही ले लें, एक एक चीज में आपको सनातन धर्म की झलक नजर आएगी। और यार छोड़ो सारी बातें, सिर्फ जो खाना दिया है वेजिटेरियन, क्या वो सनातनी परंपरा नहीं है हमारी? जो गोश्त ही नहीं है, दारू ही नहीं है, कोई दारू नहीं चली G20 में। जी, जी, एक गैर मुस्लिम प्रधानमंत्री है, आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तो दारू तो चलनी चाहिए थी। हमारे बादशाहों ने
दारू पीते रहे। सरदार जो है यहाँ पे बहुत दारू पीते हैं इंग्लैंड में, लेकिन हमने मुसलमान मुल्क भी आए हुए थे, सारे आए हुए थे, हमने दारू नहीं, क्योंकि वो हमारी परंपरा नहीं है। हमारी परंपरा है ग्रीन टी। हमने वहां कश्मीरी चाय पिलाई कि हर शख्स के जेहन में कश्मीर मुंह से डाल दिया हमने, कहवा। मुंह से कश्मीर डाल दिया, कश्मीरी चाय पिला रहे हैं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, कश्मीरी टी, कश्मीरी टी। और G20 में भी कश्मीर ले आया मोदी। और यार आप बाकी आप खुद समझदार हैं। फिर जो हमारे आर्टिफैक्ट जो हमने डिस्प्ले पे लगाए, जी। चरखे लगाए और चीजें लगाई, वो सब सनातन धर्म, वो व्हील उसको समझा रहे हैं कि आप लोगों की फिलॉसफी में इंसान की जिंदगी लीनियर है, सीधी लीनियर फैशन में चलती है, पैदा हुए, बड़े हुए, बूढ़े हुए, मर गए, कब्र में चले गए। हमारा नहीं है, हमारा है व्हील, कि हम आए, बड़े हुए, ये हुए, और फिर ये चक्कर चलता है, चलता है। वी लिव ऑन। तो फिजिक्स क्या कहता है? मैटर कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर इट कैन बी क्रिएटेड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर एंटिटी। तो क्या मुझे आप बता रहे हैं कि यूरोप ने फिजिक्स के फार्मूले किए, और भाई 10,000 साल पहले हम लोगों ने किए हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ये सेल्फ अवेयरनेस का पीरियड है हमारे लिए। हम अपने अवेयर अवेयर हो रहे हैं अपने आप। फिर आप ले लें यही कॉन्सेप्ट, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, दिस इज सनातन धर्म। यहां हमने तो नहीं कहा कि पूरी दुनिया में हमने तबकाती निजाम खत्म करके तो सोशलिज्म लाना है, या हमने कहा कि हमने कुफार को गले काट के तो यहाँ इस्लाम लाना है पूरी दुनिया। यहाँ तो कहा भी एक परिवार है, एक धरती है, एक परिवार है, एक ही मुस्तकबिल होगा। तो ये चीजें हैं। और पीओजे के और पीओजीबी के लोग गिलगित बल्तिस्तान में और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लोग भी अब ये रियलाइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमसे झूठ बोलता रहा। और इसमें चंद्रयान 3 का और G20 के दोनों सेशंस का, जो एक श्रीनगर में पीछे हुआ था और अब जो हुआ है, इसका बहुत ही कलीदी जो है वो किरदार है। जी। ये बात आपने बड़ी स्ट्रांग बोली है सर, क्योंकि देखिए जो भी कह लीजिए, एक जो सिविलाइजेशनल चेंज होती है ना सर, उसका चेंज को एक्चुअली आगे लेके आने में बहुत, एक तो टाइम लगता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट एक बार ही जब स्टार्ट हो जाए, वो रोल होता रहता है, होता रहता है, अपने आप चलता रहेगा। आखिर में सर एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे, ये कहाँ किस तरफ जाएगा सर, ये प्रोटेस्ट जो हैं, ये जो एक अपराइजिंग है, आप एंटी स्टेट अपराइजिंग बोल लीजिए, एंटी एस्टैब्लिशमेंट अपराइजिंग बोल लीजिए, एंटी आर्मी एस्टैब्लिश, जो मर्जी आप उसको टर्म दे दीजिए सर, इसका रास्ता कहाँ पर है, क्या क्या इनका गोल है? क्योंकि मैं एक ही सवाल अपने आप से पूछता रहता हूँ सर, कि उस जगह में ग्राउंड में कोई लीडर निकल रहा है जो लोगों को अपने पीछे लगाए और एक डायरेक्शन की तरफ ले चले सर, कुछ ऐसा आपको दिखता है होते हुए? किस जगह पे जा रहा है ये चीज? ये एक लीडर का काम नहीं है। वो तो मैं भी अपने लोगों, मेरे लोग मुझे भी अपना लीडर मानते हैं, लेकिन ये तभी मैं एक पूछ रहा लीडर हूँ का सर। काम नहीं है। ये जी। सैकड़ों लीडर पैदा होंगे तो जाके ये जी। होगा। मोहल्ले लेवल जी। तक लीडर चाहिए। एक लीडर का काम नहीं है। एक मेन लीडर है जो आपको गाइडलाइन दे सकता है कि भाई हमने आजादी हासिल करनी है, यहाँ पे हमने अपनी सेल्फ गवर्नेंस करनी है, इंडिया के साथ हमने मिलना है। अब वो मिलना कैसे है, वो तो जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनेगी इन इलाकों की, उसके और इंडिया के दरमियान जो फिर नेगोशिएशंस होंगी, उस पे उसका इन्हिसार है। लेकिन जाहिर है कि इंडिया में ऑलरेडी ये 26 अक्टूबर 1947 के मुआहदे के तहत तो ये ऑलरेडी इंडिया का हिस्सा है। लेकिन चूंकि 77 ईयर्स से ये अलहदा है, तो हो सकता है कोई शुरू में कोई वर्किंग रिलेशनशिप बनाना हो जी। और कोई मोडालिटीज तय करनी हो। क्योंकि यहाँ पे जो टेररिज्म है और जो लॉन्च पैड्स हैं और जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, इस सब को पहले साफ करना पड़ेगा कुछ साल लगा के, और इसको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, आपने बचपन में निकाह कर देते हैं लड़कियों का मुसलमान,
लेकिन फिर उसका इंतजार करते हैं ना कि वो जवान होगी, बड़ी होगी, तो फिर उसको रुखसती करेंगे। इसी तरह ये है कि ठीक है, तो कहते हैं कि हम इंडियन हैं और इंडिया का हिस्सा हैं, और ये हमारी लीगल जो है वो एक स्टैंडिंग है। लेकिन ऑन 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 ग्राउंड रियलिटी जो है वो ये है कि अभी लोगों में ये कॉन्फिडेंस नहीं आया कि शायद हम इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं, यानी मेजॉरिटी। अभी वो यही है कि अ, हम पाकिस्तान से जो हमें मराहत मिलती वो क्यों बंद। लेकिन फिर ये भी हमें नजर आता है, जैसे कारगिल में नजर आया, सॉरी, स्कर्दू में नजर आया, कि लोग ओपनली तकरीरों में कह रहे हैं और नारे लगवा रहे हैं कि भाई स्कर्दू कारगिल खोल दो रास्ता। तो देखते ये हैं ये बड़ा किस तरह डेवलप होती है, कैसे होती है ये सूरत हाल। लेकिन ये इतनी जल्दी खत्म होने वाली सूरत हाल नहीं। अभी तो G20 जरा हटा है, अभी देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये है कि ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। सर, आपने जो मतलब एक चीज बताई है, देखिए ये चीज हम लोग पता करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो भी कह लीजिए, हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन आती है वहां से, जो थोड़े बहुत सोशल मीडिया सोर्सेज से आती है, या फिर कई तो सर एक तरफ के प्रोपेगेंडा करते हैं, कई दूसरी तरफ की प्रोपेगेंडा करते हैं। तो जो बीच का सिचुएशन है, आप जैसे लोग ही बता सकते हैं जो रियलिटी है सर, क्योंकि आपके वहां पर ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट्स हैं, सोर्सेज हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपकी समझ है उस जगह की। तभी मेरे को आपसे बात करनी थी। मैं ये चीज हमको समझने के लिए कोई किसी गाइड की जरूरत है, एक गाइडेंस की जरूरत है, जो आप हमको प्रोवाइड करते हैं सर। थैंक यू सो मच। आप एक एक सर्विस कर रहे हैं हमारे लिए, ताकि हमको समझ में आए ये जगह और इनके लोग, और इनकी क्या दिमाग में क्या है, इनकी क्या तकरीर है, क्या मांगे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे साथ टाइम थैंक यू बिताया। वेरी मच और जी। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत सर।